गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बेटा देखो, आज आपका पेपर हो गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, आरएस का, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। देखो, मैं बहुत अच्छा क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो वाकई में कुछ चैप्टरों से जो टिपिकल थे। लेकिन अच्छा क्यों बोल रहा हूं, अगर आपने हम लोगों का स्ट्रेटजी फॉलो करा है तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसका स्कोर 60 प्लस नहीं होगा। हर स्टूडेंट अगर स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा तो हर स्टूडेंट का जो स्कोर है वो डेफिनेटली 60 प्लस होना चाहिए। क्योंकि यहां पे जो हम रेगुलरली बात करते हैं कि भैया रीजनिंग के 4 चैप्टर और मैथ्स का एक चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी, इसको बहुत अच्छे से कर लेना और बार बार करना। मैंने बोला है कि कम से कम 4-5 बार रिवीजन हो जाए, हर बार सर्किल में करना। रोज 10 मिनट 15 मिनट आपको देने थे उनके अंदर, और नेक्स्ट डे हमें जितने क्वेश्चन 15 मिनट में हमने करे उससे अगले दिन उससे आगे वाले क्वेश्चन करने थे। और मैंने बोला था कि ये स्ट्रेटजी अब टिल एग्जाम तक रखना। जब हमारा 50% सिलेबस हो गया था तब से मैंने आपको ये बात बोल दिया था। ये नहीं है कि हमारा फाइनल जब सिलेबस हुआ था तब मैंने ये बात बोला था। तो ये देखो कि 4 चैप्टर रीजनिंग के, 1 चैप्टर मैथ्स का और 3 चैप्टर स्टैट्स के, और उसमें भी सर ने आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस और बताए थे वहां पे। और अगर आप ये लोग ये सारा काम करके गए हैं, और उसके बाद में हमने बोला था कि बाकी चैप्टरों में से जो जो आपको आते हैं, जो जो आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन, उनको आपको करते हुए आगे बढ़ना था। और आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारा काम किया होगा। और एक बात मैंने बोला था कि पेपर हमेशा 3 राउंड में सॉल्व करना है, और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना बहुत जरूरी था भैया, और आप लोगों ने करा भी होगा। क्योंकि आपने देख लिया है कि क्वेश्चन अगर हम देखें कि जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें रीजनिंग के क्वेश्चन मिले, इट्स गुड। और ये भी लेकिन क्या है कि हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर सीरीज के अंदर ऐसा हो, लेकिन दूसरी सीरीज में जो है वो इनका क्वेश्चनों का ऑर्डर जो है वो जंबल हो सकता है। हमारे पास में जो सीरीज आई है उस सीरीज में स्टार्टिंग में रीजनिंग के क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद में जो है रीजनिंग के बाद में ये स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, तो 3 राउंड में पेपर करने का काम भी आपने किया होगा। और मैंने ये भी बोला था कि क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है आप रफ वर्क करें, वो उस क्वेश्चन के बगल में जहां मिल जाए जगह वहीं पे आपको करना था। ठीक है ना, उसके लिए अलग से जगह नहीं ढूंढनी थी कि पीछे की तरफ रफ वर्क के लिए दे रखा था तो वहां नहीं ढूंढना था। और तीसरी बात मैंने बोला था कि ओएमआर को कैसे फिल करना है। एक पेज पे जितने क्वेश्चन है उनको जब सॉल्व कर लिया तो ओएमआर पे करना था, एक के क्वेश्चन को भी नहीं करना था, और सारे क्वेश्चनों को एक साथ करने के बाद में भी नहीं करना था। और अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो करी है, कौन से चैप्टर पढ़ने थे और साथ में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना था, अगर इस स्ट्रेटजी को आपने फॉलो किया है तो डेफिनेटली आपका पेपर जो है वो 60 प्लस होने से कोई नहीं रोक सकता है। और हाँ, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, ये तो मैं सबकी बात कर रहा हूं, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, पोटेंशियल है, उनका 100 आउट ऑफ 100 भी कोई नहीं रोक सकता है। देखो आप यहां पे, मैं आपको ये पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। सॉल्व का मतलब इसके सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं कि इसके सॉल्यूशन जो हैं वो क्या होंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले मैथ्स से। मैथ्स का जो है ऑर्डर देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है। इट्स स्टार्ट आई थिंक 50 वाली सीरीज के अंदर से होगा। 51 और ये 52। देखो अब ये देखो, ये क्वेश्चन जनरली ट्रेंड में नहीं है। ये क्वेश्चन न हमारे मॉड्यूल में है, न कहीं पीवाईक्यू में, और बोला नए क्वेश्चन आते हैं, और अगर हम ऐसे क्वेश्चनों में अटक जाएं तो दिक्कत है। ठीक है, तो इसलिए देखा आगे बढ़ना था और कुछ नहीं करना था, दिमाग को शांत रखना था। लेकिन सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में अगर आप इस क्वेश्चन को करते तो बड़ा सिंपल था। ए रूट में दे रखा है तो ए की पावर 1/2, फिर a से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/2, फिर पावर 1/2 है तो 3/2 का होल पावर हम करेंगे तो 3/4 आएगा। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो ये पावर 15/16 आएगी। लेकिन यहां पर भी देखो कि पावर 1/2 दे रखा है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेट आंसर जो आएगा वो इसका C आएगा 15/8। तो 52 का कौन सा है C,
53 का देखो आंसर क्या है, डी। मैं हमेशा बताता हूं कि भैया फैक्टर करने परफेक्ट अगर नहीं हो रहा है, यहां पे रूट नहीं निकाल रहा है आपसे कैलसी से, तो आप यहां पे टुकड़े करो तो आपको दिखाई देगा, और सिंपल टुकड़े करोगे तो √5 √7 आएगा, इसमें भी √5 √7 इंटू 2 आएगा, ठीक है ना। तो आप यहां पे देखोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, डी, ठीक है। ऐसे ही आप 54 देखोगे तो 54 में कुछ नहीं, ट्रेंड बदल दिया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी हमें सॉल्व करना आता है, जो 4 फॉर्मूला बताया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 4 फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा, तो 4 फॉर्मूला से आप सॉल्व करके यहां वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि 2 वैल्यू ही हमें आती है, एक तो सम ऑफ रूट और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट, और सॉल्व करके अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, डी, 33 आएगा। ऐसे ही अगर आप 55 का देखेंगे, ये तो क्वेश्चन हमारे उसी के अंदर, तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, आपको 2 का स्क्वायर करना था, 2 की पावर 4 करना था, 2 की पावर 6 करना था, और फिर सॉल्व करते तो आंसर कितना आता, बी। ऐसे ही देखो कि आपको यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसने 1,68,000 इन्वेस्ट किए, और इसने लेकिन 12 मंथ के लिए, तो इसको 1,68,000 इंटू 12 और इसको 1,12,000 इंटू एक्स करना था आपको, और इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो कितना आता है, 2:1, यानी कि ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से अगर आप करते एक्स की वैल्यू निकालते तो एक्स का वैल्यू आता 9, लेकिन आपको देखो क्या बोला गया है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड एमएनपी ज्वाइन द बिजनेस। तो ये जल्दीबाजी में गलती हो सकती है कि आंसर आप 9 लिख दे, लेकिन 9 मंथ तो उसका रहा है, इसका मतलब 3 महीने बाद में उसने ज्वाइन किया है, तो आंसर इज ए। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं 57 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो आंसर आएगा वो अगर इनको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो ए आएगा, और ये ब्रैकेट साइन का मतलब मैंने बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट है, दैट मींस इट इज आल्सो इंक्लूडेड, और माइनस इंफिनिटी से लेके ये -10/3 तक होगा, लेकिन आल्सो -10/3 इंक्लूडेड, तो आंसर इज ए। इसको भी जब 58 को सॉल्व करोगे तो देखो ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना था अलग, और ये वाला पार्ट अलग, 2 बार इनइक्वालिटी के साइन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें एक आएगा इसका x इज ग्रेटर देन 10, और एक जो आएगा x इज ग्रेटर देन 3 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट समथिंग यानी कि लगभग आप तो 4 मान लो इसको, तो 64 अपॉन कुछ समथिंग आता है। तो जब मैंने सॉल्व किया था तो उसके अंदर 3 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो दोनों ही ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन 10 वाले जो होंगे वो उनके कॉमन सॉल्यूशन होंगे, तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे इनके, तो 58 का आंसर इज ए। 59 का अगर आप देखेंगे तो इसमें पुट करके देखना था आपको, तो ए, ठीक है। तो आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो तो इस तरीके के हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि एक नॉन मैथ्स स्टूडेंट के लिए एक बार देखता है तो वो घबरा जाता है, लेकिन दिमाग को शांत रखता है तो वो कर पाता है। लेकिन हमें क्या करना था कि केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना था इसमें जो हमें पहली बार में सिंपल दिखते हैं। अब जैसे ये है, इसका सॉल्यूशन देखना तो पुट करके देखना, जो भी सेटिस्फाई कर दे वो आंसर ए। ऐसे ही 60 में भी आपको पुट करके देखना था, जो भी सेटिस्फाई कर दे वही आंसर, तो इसका कौन सा हो गया, ए। तो देखो 59 का ए है, 60 का ए है, 61 का अगर आप आंसर देखेंगे तो देखो इसका जो आंसर आ रहा है वो, क्योंकि इक्वेशन निकालना है हमें, और ये देखो ये क्वेश्चन गिवन है हमारे आईसीआई मॉड्यूल एज वेल एज वीएसआई, तो आप देखो कि इसका आंसर क्या आएगा, बी, ठीक है। 4 फॉर्मूला लगेगा। 62 के अंदर देखो कि आंसर जो आएगा ये मशीन वाला है, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर टी ईयर, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आपको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना था, तो इसका आंसर कितना आएगा, सी। लेकिन देखो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए पावर 4 लिखा है ना, लेकिन ये जबकि पावर 8 जब होगा तब इसका आंसर आएगा, मैच करेगा, इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना था कि हम इनसे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और यहां देखो 63 में आपको बोनस मार्क मिलने वाले हैं भैया, सुन लेना, क्योंकि इन्होंने जो है इसको रेगुलर एन्युटी से कर दिया, जबकि ये बोल रहा है मोहन इन्वेस्ट ₹25,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, यानी कि ये ड्यू और इमीडिएट एन्युटी का है, और उसका फ्यूचर वैल्यू पूछा है, तो ये 1+i से मल्टीप्लाई और होता है, तो इसका जो आंसर आने वाला था ये तो रेगुलर एन्युटी से आएगा, लेकिन आपका ड्यू और इमीडिएट एन्युटी से करोगे तो ये आंसर आएगा, और ये चारों आंसर में ही नहीं है, इसलिए 63 का आंसर में आपका ये आना चाहिए, तो बोनस मार्क्स आप सब लोगों को मिलने वाला है। 64 में जो है वो आप देखेंगे कि मिस्टर एक्स बोरो ₹6,000 फ्रॉम मिस्टर वाई एट
10% per annum simple interest after 2 years, Mr. X wanted to repay this amount. ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है आपका, जो कि हमें ये बताना है कि भैया कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। ठीक है, मतलब आपको जो है वो पहले इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट का बोल दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बोला कि सिंपल इंटरेस्ट से देना था, लेकिन दे किससे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो आपको कुछ नहीं करना कि जो मैंने छोटा फॉर्मूला बताया था आपको 2 ईयर के लिए डिफरेंस बिटवीन सीआई और एसआई, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, ए 60 रुपीज आएगा। 65 नंबर में अगर आप देखेंगे तो देखो इसमें दे रखा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1 लाख कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 9 मंथ एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इज। तो देखो ये भी जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो या कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है। मैंने बोला कि पूछे चाहे जो भी आपको एक ही फॉर्मूला आता है, उसमें कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जो आएगा 1,03,030 रुपीज एंड 10 पैसा। तो जो डिफरेंस आएगा वो देखो कितना आएगा 3,030। लेकिन ये ध्यान रखना कि कंपाउंडेड कैसा है, क्वार्टरली। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली होने पर टाइम को हम 4 टाइम करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को बाई 4 करते हैं, तो ये बात का ध्यान रखना था हमें। देखो 66 नंबर देखेंगे तो अगेन क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सीआई और एसआई। अब देखो कि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना 4 चैप्टर में, एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर आपने 4-4 5-5 बार इन क्वेश्चनों को घुमा लिया होता तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाला। 14 आउट ऑफ 14 स्कोर होने वाला। एक क्वेश्चन का तो आंसर ही गलत है जिसमें बोनस मिलने वाला है। ये सारे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत क्वेश्चन जो हैं इजी हैं। देखो डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन ए सर्टेन सम 12% पर एनम। फिर से देखो ये भी 2 ईयर के डिफरेंस का था, ये थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के 2 ईयर के डिफरेंस का आया। मैं हर बार बोलता हूं कि भैया डिफरेंस का क्वेश्चन कंफर्मली आने वाला है, और यहां तो 2-2 बार आ गया। और मैं तो ये कहता हूं कि भैया वो तो आएंगे, लेकिन 14 क्वेश्चन अगर 4 चैप्टर से आने वाले हैं तो भैया फिर उनके बारे में हमें ध्यान रखना होगा। हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है जो हमें ना आए। तो जो स्टूडेंट इस चैप्टर को 5 बार करके गए ना, 5 चैप्टरों को नहीं करना, हमें एक ही चैप्टर को 5 बार करना था। मैं बार बार यही बोलता था, उनको बाकी को जितना जितना आता उतना उतना करना था। और अगर आप ये काम करते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, 60 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखो 66 का आंसर जो है, अगेन डिफरेंस का क्वेश्चन, डिफरेंस तो दे ही रखा है, इन्होंने क्या पूछ लिया, प्रिंसिपल। फॉर्मूला छोटा फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है, तो इसका आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, डी। ठीक है, ये हम इस पे जब वो अपलोड करेंगे क्या साथ में, ये की नहीं, ठीक है। तो देखो ये आंसर जो है आप यहां पे देख लेना, अभी अपनी जो पेपर आपको मिला है साथ में, उनके साथ में आप लगाते चलें, ठीक है ना, ये लगाते चलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब देखो यहां पे 67 का जो आंसर है वो आप देखिएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंफर्मली क्वेश्चन आता है, आर गिवन है, इससे आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। आर गिवन है तो आर का फॉर्मूला बता ही रखा है, देखो, ठीक है। लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो r/2 और टाइम कितना 2t। तो जो ये देखो ये जिस भी स्टूडेंट का है उसने भी सही कर रखा है, तो आंसर कौन सा आएगा इसका, ए 12.36%। 68 नंबर CAGR का है। अब CAGR का फॉर्मूला जो है वो क्या करना था, वैल्यू, फाइनल वैल्यू, जिससे कंपेयर करना था, डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, पावर में उनके टाइम का डिफरेंस, तो टाइम 96 मंथ में दे रखा है, तो इसको क्या करना था आपको, 1/96 मंथ को ईयर में बदल लो। तो आपको ईयर में बदलोगे तो आ जाएगा उसमें। और उसके बाद में देखो कि CAGR का फॉर्म -1 इंटू 100%, सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 14.72। मतलब एकदम इजी क्वेश्चन, जिनके कंफर्मली आने हैं वही क्वेश्चन आए हैं। ए लोन ऑफ ₹5,000 लैंड 3 इयर्स, और देखो फ्यूचर वैल्यू हमसे पूछा गया है, और इसमें ये जो है एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है, विदाउट एन्युटी है। क्योंकि मैंने बोला एन्युटी का क्वेश्चन तो तभी होगा जब इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल पर आए या जाए, इस बात का एहसास हो जाए, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये इन एब्सेंस ऑफ एन्युटी फ्यूचर वैल्यू निकालना था, तो कितना आएगा आंसर इसका, 6700। 70 का अगर आप आंसर देखेंगे तो 70 का जो आंसर आने वाला है वो देखो, ये किसका क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखो आपको क्या करना था, इसमें प्रिंसिपल निकालना था। बस ये ध्यान रखना है, ये 4 ईयर 4 मंथ है, तो 4 मंथ को भी आपको ईयर में कन्वर्ट करना था 4/12, ठीक है।
तो ये 4 राइट 1/3 आएगा, तो ये 4 3 जा 12, 13/3 आपको टाइम लिखना था उसके अंदर, और कुछ नहीं, और नॉर्मल तरीके से सॉल्व होने वाला था। सिंपल सा क्वेश्चन। आंसर कितना है इसका? 19,000। 71 का देखेंगे तो देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज दिस इज रुपीज दिस फॉर 2 इयर्स। ठीक है, कंपाउंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना था, मतलब कंपाउंड अमाउंट का, एक ही आता है हमें, कंपाउंड अमाउंट का लगाते हैं। और कंपाउंड अमाउंट का लगाओगे तो आपको प्रिंसिपल दे रखा है, आपको इंटरेस्ट दे रखा है, और इंटरेस्ट दे रखा है तो आप सीआई का लगा दो, कंपाउंड अमाउंट का मत लगाओ, सीआई का, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, तो सीआई का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें आर पूछा तो आर का वैल्यू पुट करेंगे, दोनों साइड इक्वल आ जाए, वही आंसर। और सॉल्व करना आता है तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, और आंसर जो आएगा इसका कितना आएगा? डी, 15.71। 72 नंबर देखो, यू are interested in an investment of rupees 5,000 in a fund that promises rupees 50 the end of each year forever. What is the annual interest rate of investment? देखो, तो यहां पे देखो इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है? 1% आंसर आने वाला है। देखो forever बोल दिया तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन किसका है। ठीक है, तो बताओ, एक तो होता है एन्युटी, इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल पर आ जाए, इस बात का एहसास हो जाए तो क्या है? एन्युटी। लेकिन अगर हमेशा के लिए आ जाए तो वो कैसा हो गया? परपेचुटी। अच्छा, पर्टिकुलर ग्रोइंग रेट नहीं दे रखा, इसका मतलब कौन सी है? केवल परपेचुटी का क्वेश्चन है, तो आपको निकालना। अगेन देखो, एक CAGR का क्वेश्चन आया और इसके अंदर देखो आपको जो आंसर दे रखा वो कितना? 41.42%। ये भी CAGR का है। अगर यहां नहीं भी लिखता है तो शेयर की बात करता है, तो इसका मतलब जहां पर भी फ्लक्चुएशन होता है वहां हम क्या निकालते हैं? CAGR। तो इसका आंसर कितना होगा? 41.42। अब देखो 74 नंबर में, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स बी फॉर्म्ड सो दैट ऑल द वॉवल्स ऑलवेज कमिंग टुगेदर। मैथमेटिक्स सारे जो हैं वो एक साथ आए, तो आपको बता रखा है सब एक साथ आए तो क्या, जितने भी वॉवल्स हैं एक साथ आए तो काउंटिंग कितना करना था? 1, रिमेनिंग को काउंट करना था। और सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? देखो ये बी आंसर इसका आने वाला है। ठीक है, 75 नंबर देखो, 1 person want to have 20,000 at the end of 6 year, hence he deposit in a fund that pays 3% per annum compounded annually. 1 person want to have rupees 20,000 at the end of 6 year, यानी कि ये फ्यूचर वैल्यू दे रखी है और हमें ये देखना है कि भैया आज मैं कितना जमा कराऊं। एन्युटी की बात कहीं नहीं है कि हर महीने या हर दिन हमें जमा कराना या हर 6 महीने से हमें जमा कराना है, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। तो इन एब्सेंस ऑफ एन्युटी वाले से हमें क्या करना था? इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो 75 का आंसर कौन सा आएगा? डी, 16,750। 76 देखो, सपोज यू डिपॉजिटेड rupees 1,000 today, 2,000 after 1 year from today, and 3,000 after 2 years from today in a deposit that pays 10% per annum compounded annually. What is the balance in the deposit at the end of year just after deposit of rupees 3,000? तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, आपको दे रखा है 1 year आफ्टर 2 year, तो जो जो जैसे जैसे दे रखा है उस तरीके से आप सॉल्व करके निकालेंगे तो इसका आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है? 6,410। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखो 77 में दे रखा है, डिफरेंट वर्ड आर मेड विद रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रॉपिकल इन अ वे दैट द वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। ठीक है, तो देखो दो बातें हैं, वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस पे करना है सॉरी, और इनको रीअरेंजमेंट की भी बात करी है तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। अगर ये इसमें शामिल होता है रीअरेंजमेंट में तब तो हम -1 करते हैं, लेकिन ये खुद उसमें शामिल नहीं होता है तो हम -1 नहीं करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना था। अब देखो इसका आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? सी, 2880। 78 नंबर देखो, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका कॉमन डिफरेंस देखना था हमें, माइनस करके आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये 3 तो है ही, ये ऊपर से ऊपर आप करेंगे तो आपको आंसर निकल जाएगा। तो आंसर जो आ रहा है इसका कौन सा आ रहा है? ए। ठीक है, -B आंसर है इसका। ठीक है, अब देखो 79 नंबर में आप देखेंगे, इफ द नंबर x 2x + 2 3x + 3 आर इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन द फोर्थ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ठीक है,
आपको 4 टर्म निकालना था, ये दे ही रखा है आपको कि ये 3 टर्म जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो 3 टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो मैंने बताया था कि इसका स्क्वायर और आजू बाजू वाले का प्रोडक्ट आप उस तरीके से सॉल्व करके, जब भी 3 टर्म जीपी में बोले तब तो बीच वाले का स्क्वायर आजू बाजू वाले का प्रोडक्ट, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोले तो बीच वाले का डबल और आजू बाजू वाले का सम। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा इसका, डी। देखो 80 सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो यहां पे अगर आप कुछ क्वेश्चनों में देखें तो मैंने यही बोला है कि भैया सिंपल सिंपल से जो क्वेश्चन आए, अब ऐसा नहीं कि आप कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते, आप ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर ये जो 4 टर्म है वो इसका नहीं निकाल सकते, साधारण से क्वेश्चन है, तो अगर आप इनको सॉल्व करें तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, पहले आप यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं और x का वैल्यू निकाल के 4 टर्म भी निकाल सकते हैं। यहां 80 में अगर आप देखेंगे तो n का वैल्यू, तो मैंने बार बार बोलता हूं कि भैया एक साधारण सा क्वेश्चन, इसमें n और r की वैल्यू पुट करके सॉल्व करने वाला आएगा। तो आपको अगर मान लीजिए कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पूरा छोड़ के जाओगे, कुछ भी नहीं सुनोगे, कुछ भी नहीं पढ़ोगे, तो बताओ ऐसा क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। और जब इसमें पुट करके देखेंगे तो आंसर कौन सा आएगा, बी। 81 नंबर में अगर आप देखें तो यहां पे आपको दे रखा है, देखो ये भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर आएगा देखो 41 ए आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि हमें जो है यहां पे अगर देखें तो वो जो दे रखा है, और का मतलब क्या होता है, प्लस प्लस का, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो वो प्लस प्लस वाला लगाना है सिस्टम। देखो ये 82 नंबर यहां देखेंगे, फॉर ए रिलेशन आर ए आर बी रिप्रेजेंट दैट ए इज रिलेटेड टू बी if for all ABC ARB and BRC gives that the ARC then the relation is। तो देखो ये तो डेफिनेशन ही है उसका, और डेफिनेशन किसके लिए होता है, ये ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, तो ट्रांजिटिव हो गया, A B में जा रहा है, A से B में, और B से किस में चला गया, C में, और तो फिर हम थर्ड को ही तो चेक करते हैं कि A से C में गया या नहीं हुआ, ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। तो ये तो डेफिनेशन है ट्रांजिटिव की। देखो ऑर्डिनरी एक क्वेश्चन आया, यहां 83 में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना था कि ये नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है। प्रॉपर सबसेट पूछे तो 2 की पावर, इसमें एलिमेंट कितने, 5, 2 की पावर 5 - 1। ठीक है, लेकिन नॉन एम्प्टी पूछा है तो भैया एक खाली वाला जो होता है एम्प्टी सेट, उसको हटाना पड़ेगा, यानी -2 करना पड़ेगा। तो ये गलती मत कर, नहीं करी होगी आपने, अब तो क्या मत कर देना, अब तो कर चुके हैं जो भी कर चुके हैं। तो ठीक है ना, तो इसका आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, ए। अब देखो 84 नंबर में अगर आप देखेंगे एफओजी निकालना, बार बार आपको बताया जाता है कि भैया जीओएफ, एफओजी, इनवर्स फंक्शन ये कंफर्मली आते हैं। अब आप देखो कि अगर आप ये करके गए हैं, क्योंकि पूरा फंक्शन छोड़ना, आप इस डर के मारे कि हमें आता ही नहीं, तो ये बेवकूफी है। तो अगर आप केवल वो क्वेश्चन और कर देते जिसको मैंने बोला है कि भैया जो क्वेश्चन मैं क्लासरूम में करवाता हूं वो और करके चले जाना, तो भी काम हो जाता। ठीक है, अब देखो यहां पे तो 84 का आंसर जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए। 85 क्वेश्चन देखो, दोज आर डिविजिबल बाय 13, आपको सम करना था। 2-3 क्वेश्चन है हमारे पास में ऐसे एपी के अंदर। ठीक है, डिविजिबल मैंने बताया था कि जब भी कोई टेबल चलता है तो सब एपी होता है, और इसके अंदर आप देखेंगे तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो आंसर जो 85 का आएगा वो कौन सा आएगा, ए। 86 नंबर में देखो, द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है और इनफाइनाइट सम भी आपको गिवन है। 2 चीजें आपको गिवन है, आप इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे तो जो पूछ रहा है कॉमन रेशियो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और वो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.75। देखो कॉस्ट फंक्शन, इसमें आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। 2 बार आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना था, और सॉल्व करते तो यहां पे जो आंसर आना था वो कौन सा आना था, 5। ठीक है, तो 5 आंसर आएगा इसका। 88 का आंसर देखेंगे तो देखो आंसर ये इंटीग्रेशन का है, और इंटीग्रेशन में भी आप देखेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, और इसका जो आंसर आएगा बी। बड़े ध्यान से साइनों को ध्यान में रखते हुए आपको लगाना है, देखो, क्योंकि साइन अगर ध्यान नहीं रखे तो दिक्कत है। 89 की अगर मैं बात करूं तो वही डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। अगेन आपको सॉल्व करेंगे तो देखो आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, log 17/10। देखो सॉल्व करने की बात मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इनको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप तो एक बार की आंसर
मिला लो और उसके बाद में अपने को अगले पेपर के बारे में देखना है। इसमें दिमाग ही नहीं लगाना कि भैया कितने सही कितने गलत, ठीक है। सॉल्यूशन पे भी दिमाग नहीं लगाना है, ताकि एक बार की आपके मन में ये तसल्ली आ जाए कि यस वी आर क्लियर इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अब देखो यहां पे इनवर्स फंक्शन का है, फंक्शन दे ही रखा है, इनवर्स फंक्शन निकालना आपको सिखाया। तो दोनों आए हैं, देखो कंपोजिट फंक्शन भी आया है और इनवर्स फंक्शन भी आया है, दोनों आए हैं, ठीक है। और अगर आप बातें बराबर सुनते हो तो आप आसानी से कर पाते हो। ये डिफरेंशिएशन का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो यहां पे देखो इस 90 का आंसर सी है और 91 का आंसर जो है वो बी है, ठीक है। क्वेश्चन पे आप अपना बुकलेट पे लगाते रहना भैया, हो ना। अब देखो कि इसके बाद में मैं आपको बता दूं, मैथ्स के क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं, अब रीजनिंग के क्वेश्चन है जो आगे भी हैं और पीछे भी। तो मैं अब आपको रीजनिंग का बता रहा हूं, और रीजनिंग में आप रीजनिंग के अंदर आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चन आते हैं हमारे, मेरे ख्याल में इस बार 21 है, 20 ही है, 20 ही है, 21 नहीं है भाई। और स्टैट्स में 40 हैं, स्टैट्स में 40 हैं। शायद मेरे को एक बीच में एक रीजनिंग का एक्स्ट्रा मिला था तो मुझे ऐसा लगा शायद 21 ना हो, लेकिन ठीक है पूरे क्वेश्चन हैं। देखो यहां 92 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, मद्रास, तो सब में देखो +1 चल रहा है, MNABCD। तो पहले तो जो चीजें बता रखी है उसी तरीके से आपको काम करना था। पोजीशन नहीं, जंबल नहीं है, दूसरा राइट अपोजिट, तीसरा हम पोजीशन लिख के देख लेते हैं। तो देखोगे तो +1 चल रहा है। यहां देखोगे तो इसमें +2 -2 +2 और फिर एक बार बीच में +1 है और उसके बाद में -2 +2 ऐसे चल रहा है। तो जिस सेट ऑफ रूल से पहले दूसरे बदले उसी से हम तीसरे को बदल देंगे, तो आंसर कौन सा आएगा इसका? सी। ये ध्यान से देखना कि भी आंसर सी, क्योंकि आपके ये देखो कि ये इसमें इस तरीके से चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने पहले स्किप कर दिया तो दोबारा वीडियो देख के भी आप देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन की ऑर्डर तो जंबल होते ही होते हैं, साथ में जो ऑप्शन है ना वो भी जंबल होते हैं। बुकलेट में ये जो डी है वो यहां हो सकता है और ये वाला यहां हो सकता है। तो भैया आप इसको भी देख लेना कि सर आपने बी बताया था, मेरे में तो ये बी अलग ही है, तो तुम्हारा बी अलग हो सकता है भैया, ये भी ध्यान रखना, ये भी चेंज है। तो आंसर में टिक करें तो वो देखना मैं बी बोल रहा हूं तो बी को देखो क्या है, EFMIJ, तो वो देखो आपके सी पे लिखा हुआ है कि ए पे लिखा हुआ है कि डी पे लिखा हुआ है, उस पे लगाना आपको। ये थोड़ा सा ध्यान रखना हमें, है ना, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन हो जाता है। कई बोलते हैं कि सर आंसर ही गलत आ रहे हैं हमारे, तो भैया आपके गलत आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं कि आपने ये ध्यान नहीं दिया कि पर्टिकुलर सी पे ध्यान मत दो, बी पे ध्यान मत दो, कि आपके ये भी जंबल होता है, ऑप्शन भी जंबल होता है। अब देखो यहां पे 93 हो गया, 94 में अगर आप देखेंगे तो रॉन्ग टर्म, देखो इसमें क्या है, डबल आंसर। मैं हमेशा बोलता हूं ऑड मैन आउट में जो है एक बात हमेशा क्लियर करनी है कि भैया एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, तो चिंता नहीं करना। दो अगर लॉजिकली करेक्ट है तो दोनों आंसर वैलिड होंगे। इसमें क्या हो रखा है कि इसमें 7 का स्क्वायर -1 भी है और 7 का स्क्वायर +1 भी है, फिर ये 9 का स्क्वायर +1 है, फिर 13 का स्क्वायर +1 है, 17 का स्क्वायर +1 है, ठीक है। तो ये सारे के सारे +1 +1 +1 +1 चल रहे हैं, लेकिन हम सोचे कि यहां -1 हो रहा है तो आप इसको भी देख सकते हो, तो आंसर ए भी हो जाएगा। लेकिन एक ये भी देख सकते हो कि ये 7 का है, ये 7 का है, ये 9 का है, और ये बाकी के दो जो हैं ये भी प्राइम नंबर के हैं, ये भी प्राइम नंबर के, लेकिन ये 82 जो 9 है, 9 का स्क्वायर +1 है, वो नॉन प्राइम नंबर है, तो उसके बेस पे आप इस 82 को भी कर सकते हो। इट्स डिपेंड कि भैया पेपर सेटर ने किस सोच के साथ में इसको बनाया था। तो पहले तो वो आंसर वो ही करेगा, लेकिन ऑब्जेक्शन विंडो खुले और आपने किसी ने 48 लगाया और किसी ने अगर मान लीजिए कि 82 लगाया है, तो भैया इस चीज को आप विद रीजन वहां एक्सप्लेन करके आप देंगे, ठीक है। वो जिस भी विंडो ओपन होता है तो उस समय, तो अगर आपने किसी ने 48 लगाया है तो इट इज ऑल्सो करेक्ट एंड 82 इज राइट आंसर ऑल्सो, ओके। अब देखो यहां पे
95 नंबर में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको सीरीज को कंप्लीट करना था। सीरीज कंप्लीट करेंगे तो इसमें जो आंसर आएगा, इनके डिफरेंस को देखेंगे तो डिफरेंस बराबर बराबर दिख जाएगा थर्ड स्टेप में। या फिर आप इसमें दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने बोला है कि भैया जब भी ऐसा हो तो 25 और 125 के आसपास वाले को भी देख लिया करो, तो वहां से भी कर सकते हो। बाकी डिफरेंस निकालोगे तो भी हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? 336। ठीक है, ये ध्यान रखना है आंसर क्या है ना। मैं फिर से बता दे रहा हूं। अब देखो 96 के अंदर आप देखेंगे तो जो आंसर आएगा इसका, ये भी ऑड वन आउट का है, 64 आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि आप डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस 3 का है, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, ऐसे मिलेगा। लेकिन यहां जाते वो 13, फिर ये 14 लगातार ही हो गया, ऑड का डिफरेंस था। तो ये देखो 64 इज ऑड वन आउट। 97 नंबर जो है वो क्वेश्चन है आपके डायरेक्शन टेस्ट का। सॉल्व करेंगे डायरेक्शन को तो देखो आंसर जो आएगा वो, आप इस क्वेश्चन को देखें 97, जो आंसर आएगा इसका कौन सा आएगा? ए, 20 मीटर वेस्ट। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता है। अभी मैं इसको सिखा नहीं रहा हूं, न कोई इन पे ज्यादा चर्चा कर रहा हूं, केवल आंसर आपको बता रहा हूं ताकि आपका टाइम जो है वो इसमें ज्यादा डिवोट ना हो, फटाफट आप देख सकें। 98 नंबर देखेंगे, 2% पी एंड क्यू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम ए मीटिंग पॉइंट टूवर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन मैं बार बार कहता हूं भैया, क्वेश्चन 2 बार भी पढ़ लिया ना आपने तो तकलीफ हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन 2 बार भी पढ़ लिया तो तकलीफ हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अंडरलाइन करते हुए जाना था, वो सब बातों का ध्यान रखोगे तो आप कर पाओगे। और इसका जो आंसर आ रहा है 98 का, देखो सी 100। 99 नंबर का अगर आप देखेंगे तो आंसर जो आ रहा है इसका सी नॉर्थ वेस्ट आ रहा है। सुरेश वाला जो क्वेश्चन है उसका मैं इतना ही बता रहा हूं। तो कौन सा आएगा? नॉर्थ वेस्ट, सी। 100 का देखेंगे, मिस्टर PQR वॉक 50 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो इसका जो आंसर आ रहा है देखो सी, साउथ ईस्ट। सिंपल से क्वेश्चन आए थे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि बहुत डिफिकल्ट हो। मतलब रीजनिंग तो एकदम, जिसे आप बोल सकते हैं ना कि लप्पू, है ना। लप्पू का मतलब समझते हो ना, एकदम आसान, कि भैया जैसे हमारे मुंह में रसगुल्ला आ गया हो। ठीक है, अब मजा आ जाए। तो रीजनिंग और मजे की बात देखो, 4 चैप्टर जो आया ना वो भी बहुत आसान। मतलब 34 मार्क्स तक तो कहीं चिंता ही नहीं है। बाकी के चैप्टरों की मैं आपको दिखा रहा हूं आसान क्वेश्चन, जो आते थे वो करते। तो पता चला कि आपका 50 मार्क्स तो मैथ्स और रीजनिंग में आ गया। अब आप सोचो कि आप स्टैट्स में कितने और ला सकते थे। तो मतलब मैं तो 60 प्लस बोल रहा हूं। हो सकता है स्टैट्स वाले सर अभी देख के आपको बताएंगे तो वो बोलेंगे भैया 80 प्लस आने थे सबके, है ना। तो ये भी ध्यान रखो, पेपर इस तरीके का था। ठीक है ना, कुछ एक क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं देंगे ना तो हम इनको कर पाएंगे। देखो कुछ फटाफट में रीजनिंग के क्वेश्चन और बचे हैं 5-7, बस उसको करवा के फिर स्टैट्स वाले सर को मैं इनवाइट करता हूं। देखो यहाँ पे आपको, तो वो आपको बता देंगे भैया ये जो बोला है मुकेश सर ने थोड़ा सा गलत बोला है, 60 प्लस नहीं आने चाहिए, मार्क्स तो 80 प्लस आने चाहिए थे। ठीक है ना, तो मार्क्स जो आने चाहिए वो आपके 80 प्लस ही आने चाहिए। देखो आप खुद घर पे आके देखोगे ना पेपर को तो आपको लगेगा यार बात तो सही कर रहे हैं। पहले नहीं लगेगा, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लगता, क्योंकि दिमाग जो शांत नहीं रखता ना उसका कुछ नहीं हो सकता भैया। दिमाग शांत रखना पड़ता है। कितनी भी एडवर्स कंडीशन हो, उस एडवर्स कंडीशन में अगर दिमाग को शांत रखते हुए क्वेश्चनों को करेंगे तो आप बड़े आसान से 80 प्लस जो मैं बोल रहा हूं आप, क्योंकि जब पेपर देखा है मैंने, अब मैंने दिमाग को एकदम शांत करके देखा है तो मुझे लग रहा है कि भैया नहीं 80 प्लस 60 प्लस तो यहीं पे हो जाते। तो ये स्टैट्स की वजह से आपका जो है वो 80 प्लस जाना चाहिए। देखो फर्स्ट का आंसर 6% ABCDEF इन 2 रोज सॉल्व करेंगे, आंसर कौन सा आएगा? बी का मतलब ध्यान रखना ई, इस पे। अब ये कहीं पे भी हो सकते हैं आपके। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ये हंटर वाला, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो देखो कौन सा आएगा? ए, साउथ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 6% ABCDEF सर्कल, ये सर्कल वाला है और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? ए, F एंड C आर नेबर्स। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 8 फ्रेंड्स विद PQRSTUVW। ठीक है, इमीडिएट राइट टू W। देखो ये बातें मैंने आपको बता रखी है, क्वेश्चन वही होते हैं, केवल वो लास्ट वाला जो है वो लाइन बदल देता है और वो पूछने का जो पूछना चाहता है वो बदल देता है। वही क्वेश्चन है जो एकदम आसान क्वेश्चन। तो आंसर आएगा बी यानी कि क्यू।
5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, हेक्सागोनल है। मैंने कहा था हेक्सागोनल हो कोई सी भी हो, आपको तो राउंड टेबल की तरह ही काउंट करना है, ठीक है ना। और इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ए एंड एफ। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 7 पर्सन विद नेम दिस स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग ईस्ट, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आने वाला है वो आपका कौन सा आने वाला है, सी यानी कि पी, ठीक है। अब देखो यहां पे 7 नंबर की क्वेश्चन की बात करूं तो देखो ये जो है वो क्वेश्चन है हमारे रिलेशन के, ब्लड रिलेशन के। आंसर कौन सा होगा, मिस्टर एक्स टोल्ड वाले का कजन, ठीक है। 8 नंबर है, देयर आर 6 मेंबर नेम दिस, और ये हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, सॉल्व करेंगे तो आंसर कौन सा आएगा, बी फादर। 9 नंबर है, एक गर्ल इंट्रोड्यूस ए बॉय हैड सन, इस वाले का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, या तो कजन या फिर ब्रदर, ठीक है। तो एग्जैक्ट दे रखा उन्होंने, या तो ये सेम फादर से हैं तब तो ब्रदर हो जाएगा, नहीं तो अगर भाई है कजन हो जाएगा। 10 नंबर अगर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर है ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो इसका आंसर जो होगा डी। एकदम सिंपल क्वेश्चन आए हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चन है भैया रिलेशन के, और क्या चाहिए इससे ज्यादा, आप क्या चाहते हो, ठीक है। अब देखो इसमें एक बीच में क्वेश्चन बचा था 14 नंबर का क्वेश्चन, ये भी देखो आप देखेंगे तो ये रिलेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा सी डॉटर। इसी की वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा था। देखो अभी मैंने आपको ये जो मैथ्स और रीजनिंग है दोनों के क्वेश्चनों के आंसर बताए हैं, सॉल्यूशन में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ना आपको ध्यान देना है। आपको तो केवल एक बार देखना कि यस रिलैक्स हो जाओ कि हम पास हैं, दिमाग को शांत रखना, अगले पेपर की हमें तैयारी करनी है। देखो मैं अब आपको स्टैट्स वाले सर को इनवाइट करता हूं और वो आपको बताएंगे कि भैया पेपर जो है वो किस तरीके का है और उनके आंसर जो हैं वो करेक्ट आंसर कौन से हैं। आइए सर। ठीक है, थैंक यू सर। करो आप स्टार्ट कर दो सर। स्टार्ट ही रखता है। थैंक यू मुकेश सर। हाँ, अभी मैं जब सर मैथ्स का सारा सॉल्यूशंस बता रहे थे उस समय मैं डेटाबेस पर इस पे काम कर रहा था कि क्वेश्चंस किस तरह से और कितने कितने आए थे, और उस पर जब मैं गया तो मुझे एक बड़ा शानदार सरप्राइज हुआ कि जिस चीज़ को हम क्लासरूम्स में यहाँ डेली बेसिस पे डिलीवर करते हैं, शर्मा सर एबीसी एनालिसिस में बताते हैं, मुकेश सर अपने चैप्टर स्ट्रेटजी में बताते हैं, और मैं अक्सर कर जिस दिन हमारा बैच कंप्लीट होता है, आप चाहे तो आज घर जाके वापस स्लाइड को देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर्स पर जो हम बताते हैं कि इतने क्वेश्चंस मैं आपको फिर रिकॉल्स करा रहा हूं 1 मिनट के अंदर, फंडामेंटल ऑफ स्टैट्स, सैंपलिंग, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन, इन सब से मिलाकर 19 मार्क्स के क्वेश्चंस हमेशा रिकॉल्स में बताए गए। प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशंस 11 मार्क्स हम लोगों ने बता रखा आपकी स्लाइड्स में, और वो ही उतने ही क्वेश्चंस अभी हैं। कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स हमने ये कहा था कि 5-5-10 मार्क्स के क्वेश्चंस है, वो ऐसे कैसे। इसका मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने जिस भी स्ट्रेटजी को, मतलब हमारी एबीसी एनालिसिस की स्ट्रेटजी है, चैप्टर स्ट्रेटजी है, हम क्लासरूम सिटिंग में जो बात करते हैं उसकी स्ट्रेटजी है, अगर किसी को भी फॉलो किया है तो डेफिनेटली उसके बहुत हायर मार्क्स आने वाले हैं, और आई थिंक वो मार्क्स कम से कम भी 78 से लेकर 85 के बीच में बनने वाले हैं। तो अब मुझे लगता है कि उनके सॉल्यूशंस पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ईजी बना है। और एक खास बात, फंडामेंटल ऑफ स्टैट्स और सैंपलिंग में जितने भी क्वेश्चंस बने, एक भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं है। इसका मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस किस तरह के हैं हमारे पास, कि सारे के सारे क्वेश्चंस थ्योरी के हैं, मतलब वहां पर अपना टाइम सेव होना था, देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए कॉलेज इन एन एग्जाम्पल ऑफ, चूंकि नंबर्स की बात की है, नंबर्स काउंटेबल होते हैं, मतलब आंसर क्या बन जाएगा, डिस्क्रीट बन जाएगा। फॉर मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, आई थिंक आपको ध्यान हो तो वीएसआई मॉड्यूल में ये जब अपन टेबुलर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और टेक्सचुअल पढ़ लेते हैं, टेक्सचुअल का ड्रॉबैक क्या होता है, मैनीफोल्ड डाटा को प्रेजेंट नहीं कर सकता है, और यहीं पर कैन नॉट की बात ही कर रहा है, तो कैन नॉट के लिए आपके आंसर क्या बन जाएगा, टेक्सचुअल, ये आपके पास आंसर्स बन जाएगा। उसके बाद फिर आप देखिए, आपको ध्यान हो तो हमारे मॉड्यूल्स के अंदर आईसीआई मॉड्यूल की बात करें, वीएसआई मॉड्यूल की बात करें, तो उन सब में इन सारे कर्व को हमने डिफाइन किया वर्ड टू वर्ड, और वहीं पर जाकर के देखेंगे तो इन्होंने क्या बोला, इन विच द मैक्सिमम, कहां पर, सेंटर पार्ट में। तो सेंटर पार्ट में मैक्सिमम किस में आता है, केवल एक में आता है, बेल शेप्ड कर्व में। आई थिंक आंसर आपका बन जाएगा। फिर आपका ये क्वेश्चन एक बीच में यहाँ पर रीजनिंग का था जो आपने को सर ने बता दिया था। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन आया, सैंपलिंग मेथड विच बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ मिक्स सैंपलिंग, ठीक है। अब यहां पर मॉड्यूल्स का जो रेफरेंस बन रहा है वो सिस्टमेटिक बन रहा है, लेकिन इसके लिए एक ऑप्शंस मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी बन सकता है। तो आई थिंक यहां पर
आईसीआई क्या रहकर चलता है, तो मुझे लगता है कई बार ऐसे क्वेश्चंस जहां पर ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स के आंसर्स बन जाते हैं, तो हो सकता है बोनस भी क्रिएट हो जाए, नहीं तो आपके पास आंसर्स इन दोनों में से कोई सा भी वो बना सकता है। ए बार चार्ट कैन बी ड्रॉन, तो बार चार्ट के लिए क्या होता है, हमारे पास एक कंपैरिजन करना होता है, तो वहां पर आपके पास क्या है, स्टूडेंट ऑफ वेरियस डिसिप्लिन, यहां पर आप कैटेगरी वाइज कंपैरिजन में जा सकते हैं। फिर आप देखिए एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन और सैलरीज, आई थिंक इसका भी आंसर्स आपके पास बन ही जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, टू सेल्स पर्सन प्रेजेंट देयर नंबर्स ऑफ सेल्स पर वीक फॉर ए मंथ, चूंकि आपके पास यहां पर दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, 2 मंथ के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो दोनों बार से एडजस्टेंट ही रहने वाले हैं। आई थिंक डी आंसर्स आपके पास बन जाएगा यहां पर। Which of the following is not a basic principle of sample survey? अब देखो ऐसे क्वेश्चंस पे जब आप गूगल पे जाओगे ना, तो वहां बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है, क्योंकि एआई जिस तरह से रीड करता है उसमें आंसर्स उसके कुछ और बनते हैं, लेकिन आपको यहां पर क्या देखना है, नॉट ए बेसिक प्रिंसिपल। अब इसमें से कौन सा बेसिक प्रिंसिपल नहीं है, जो प्रिंसिपल नहीं है उसको लेना है अपने को। प्रिंसिपल ऑफ लार्ज नंबर नाम करके कोई अपने पास नहीं है। सैंपल सर्वे में लॉ ऑफ इनर्शिया आता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेशन आता है, स्टैटिकल रेगुलरिटी आती है, लेकिन लार्ज नंबर्स नहीं बोला गया, लार्ज सैंपल्स की बात जरूर कही गई है, तो ये अपने को ध्यान रखना है यहां पर। फिर देखिए आफ्टर साइनिंग कंपटीशंस ऑन ए लाइव टीवी शोज द विनर, तो अपन जब जानते हैं कि जब ये डिबेट्स और जो टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, वो जो आपके पास एसएमएस के थ्रू बहुत सारे आंसर्स मांगते हैं, तो उनका क्या होता है, एक पर्पस होता है, तो यहां पर आंसर्स क्या बन जाएगा, पर्पसली आपके पास बन जाएगा। अब यहां पर जो क्वेश्चन शुरू हुए वो सेंट्रल टेंडेंसी के शुरू हुए, ठीक है। अब सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चन में आई थिंक अपन क्लासरूम में बताते हैं, हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है, यहां पर है कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आपको लगाना था और आंसर आपका सेलिब्रेट हो जाता, जहां पर क्या बनता, 10 + 12 अपॉन 10/3 + 12/5, आंसर आपके पास कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 3.8। तो फिर आप देखिए क्वेश्चंस क्या है, बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। आई थिंक मुझे लगता है कि जब हम मीडियन पढ़ाना शुरू करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, तब से आपको चिल्लाकर बताना शुरू करते हैं कि ओपन एंड क्लासिफिकेशन मतलब पार्टीशंस वैल्यू के खानदान के लोग आंसर्स में आएंगे, और वहां पर हमारे पास डेविएशन में आएंगे, तो कौन आएगा, क्वार्टाइल डेविएशन आएगा, और वो किससे इफेक्ट नहीं होता है, तो आई थिंक ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता है, तो आपने को ध्यान रखना है कि ओरिजिन आपके पास आ रहा है, तो आंसर है सी। फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज बहुत सिंपल है, क्या करना, लार्जर माइनस स्मॉलर अपॉन लार्जर प्लस स्मॉलर इनटू 100, तो सिंपल कैलकुलेशंस के साथ जाना था, तो आप इस पे जा सकते हैं। इससे मैं आपको टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं विद इन 2 से 3 मिनट्स में इस सब चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन, आई देखिए पहला क्वेश्चन कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन का मिल गया, फिर हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन आ गया, आप हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले पर चले जाइए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, n/1/x1 + 1/x2 + 1/x3, इससे आपके पास सॉल्यूशंस बन जाएगा, बी आंसर। फिर देखिए आई थिंक फर्स्ट डे की क्लास में हम आपको बताते हैं ओरिजिन स्केल की प्रॉपर्टी की स्ट्रेंथ, और उस पर क्वेश्चन पूछा गया है, x की वैल्यू सिंपली यहां पर पुट करनी थी और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। जैसे ही आप x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट हो जाएगी। फिर देखिए जिन बच्चों ने हमारी प्रॉब्लम क्लासेस में आए, और उस समय भी मैंने एक सिंगल स्लाइड पर आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स से हैं, उन्हीं में अगर आप जाकर के देखेंगे तो z = 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये रिलेशन, उस अप्रोक्सीमेट रिलेशन पर क्वेश्चन आया, आंसर आपके पास आप निकल करके आ जाएगा, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। फिर आप देखिए यहां पर आपके पास क्या आया, इस बार उन्होंने समेशन x दिया, समेशन x² दिया, सब चीजें वर्ड फॉर्म में दे दी, और क्या पूछा, स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा। कौन सा फॉर्मूला लगाना था, √((x² अपॉन n माइनस ((x)(n) का होल स्क्वायर, ये सारी वैल्यू √ पे थी, आंसर आपके पास आ जाएगा, बी आंसर। ए डाटा सेट द फर्स्ट 11 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 6 द सेमी इंटरक्वार्टाइल, तो आपको घबराना नहीं था। आप क्या करते, चूंकि मल्टीपल्स का क्वेश्चन है, आप 1 2 से भी निकालते तो भी कर देते, तो लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, Q1 निकालना था, Q3 निकालना था, Q3 - Q1/2, आपके पास आंसर बन जाता है, यहां पर भी सी आंसर। द नंबर ऑफ टॉसेस of a coin is that are needed so that the probability of getting at least one head is 0.875। अब देखो इस क्वेश्चन को करना है तो एटलीस्ट वन हेड के लिए हमने एक फंडा बताया था क्लासरूम में, 1 - नन हेड, और 1 - नन हेड की प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.875। तो जब नन को शिफ्ट करेंगे तो 1 में से 0.875 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 0.125, और ये कब बनता है, जब 1/8, इसका मतलब 8 नीचे आना चाहिए, 8 आना चाहिए, इसका मतलब नंबर ऑफ
कॉइन्स कितने होंगे, 3 कॉइन्स होंगे, क्योंकि 3 कॉइन्स का टोटल आउटकम्स कितना बनता है, 8 बनता है। तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा। फिर आप देखिए दोनों के लिए सिलेक्शंस की प्रोबेबिलिटी दी और क्वेश्चन क्या पूछा, दैट द नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। आई थिंक बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके पास बना। आप क्या करिए, यहां पर नन के लिए निकालते हैं तो ये 1/4 की जगह क्या हो जाएगा 4/5 और ये 2/3 सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बी। फिर आइए फाइंड द सीवी। फिर देखिए क्वेश्चंस वापस आ गया डिस्पर्शन में से सीवी का। सीवी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबको पता है, पहले एक्स बार निकाल दीजिए, मीन निकाल दीजिए, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दीजिए और फिर कैलकुलेशंस कर दीजिए सीवी अपॉन, तो सीवी बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। इसका आंसर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 33.33, तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन आया बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और आपको ध्यान हो तो फर्स्ट डे की क्लास के बाद सेकंड डे हम आते हैं फोर्थ कैटेगरी पर। मैं अक्सर कर बताता हूं मंडे टू सैटरडे एवरेज बारिश का क्वेश्चन, और हम उस समय वीएसआई मॉड्यूल के बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहे होते हैं। उसी तरह का क्वेश्चंस आपके पास यहाँ है। ए सेट कंटेंट 7 नंबर्स हुज एवरेज इज 12, तो 7 into 12 करना था। फिर लार्जर फ्रॉड का करना था तो 4 into 18 करना था। फिर 4 into 8 करना था। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद जो यहां पर 12 into 7 किया उसको माइनस करते, और चूंकि x4 जो बीच वाला नंबर था वो 2 टाइम आ गया तो 2 से डिवाइड करते तो 40/2, तो आपके पास आंसर 20 निकल कर आ जाता। डी आंसर इस फाइनल हो जाता। फिर देखिए यहां पर क्या दिया, व्हाइल प्रोड्यूसिंग द कंपोनेंट्स इट इज फाउंड दैट 5% ऑफ कंपोनेंट्स, किस तरह का आ रहा है आपके पास यहां पर, ये सारी की सारी डिफेक्टिव की प्रॉपर्टी आ रही है। और क्वेश्चन किसका पूछा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट द प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम डेफिसिट, मतलब डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप क्या करिए सारी प्रॉपर्टी जैसे 0.5 है उसको माइनस करिए 1 में से, 0.95, यहां पर 0.96 और यहां पर 0.99, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। फिर देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, ये प्रोबेबिलिटी में आया, थोड़ा सा क्वेश्चन समझना पड़ेगा। 2% आर प्लेइंग ए सेट ऑफ मैचेस, द विनर ऑफ 4 मैचेस इज डिक्लेयर्ड। 4 मैचेस की बात की और चूंकि हर एक की प्रॉपर्टी 1.5 है तो इसका मतलब 4 मैचेस खेलने की प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, 1/2 1/2 1/2 1/2, मतलब 1/16। द प्रॉपर्टी दैट द गेम कम्स टू एंड एट द 4th मैचेस, चूंकि वो दोनों प्लेयर खेलेंगे तो 2 into 1/2 की पावर 4, मतलब 2 into आपके पास 1/16 आ गया तो आंसर आ जाएगा 1/8। तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर आपका देखो मोड का क्वेश्चन है, कितना सिंपल है, n+1 into p, और यहां पर आपको इंटीग्रल पार्ट को आंसर लेना था, यहां भी आपका आंसर बन जाएगा b। उसके बाद 36 की बात करें तो यहां पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी थी, प्राइम नंबर काउंट करने थे आपको, एडजेसेंट नंबर मतलब 5 और 40 को छोड़ दे और नंबर लाइन बिटवीन बाकी सारे नंबर्स काउंट करने थे। तो ये सारे नंबर्स जब आप काउंट करते तो उसके बाद आप 50 में डिवाइड कर दे, 50 से डिवाइड कर दे तो आपका आंसर बनेगा, डी आंसर आपके पास आ जाएगा। फिर देखो एक बड़ा शानदार क्वेश्चन, सम ऑफ डाइस विद 6 फेस हैविंग नंबर्स रिटन फ्रॉम 4 to 9। अब बच्चा क्या होगा, 4 to 9 बोलते ही घबरा जाएगा, अरे भैया आप तो 1 to 6 ही मान लीजिए। आप क्या करिए 1 to 6 करते हैं तो मैक्सिमम कितना आता है टोटल, मिनिमम 2 से लेकर 12 आता है। अब यहां पर कितना जा रहा है, 14 और लेस के लिए पूछ रहा है, लेकिन जब 9 होगा 6 की बजाय 9 हो गया, मतलब 3 नंबर्स प्लस हो गया, और शुरुआत वाला नंबर कौन सा हो गया, 1 की बजाय 4 हो गया। तो अब आपके पास जो टोटल नंबर है 9 और 9 18 हो सकता है, और 4 और 4 मिनिमम कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। तो जो चीज आप 2 से लेकर 12 के लिए करते थे वही सारे के सारे सैंपल्स किसके बन जाएंगे, 8 से लेकर के 18 के बीच में, और उससे आपको कैलकुलेशंस करनी थी, आपके पास आंसर आ जाता है, यहां पर भी बी आंसर फाइनल आ जाता है यहां पर। फिर देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कितना मजेदार है, 0.95 को चूंकि -2 से लेकर +2 के बीच का है, यहां का है, आपको क्या करना था, डिवाइड 2 करना था। फिर उसके बाद चूंकि डिवाइड 2 करने के बाद -2 से -1.5, ये बिल्कुल इसके बीच का हिस्सा है। अब ये जो बीच का हिस्सा आ रहा है इसको कैलकुलेट करना है, तो आपने जो यहां पर डिवाइड 2 किया उसमें से इसको माइनस कर देते, तो जितना ये नेगेटिव में होगा उतना ही ये पॉजिटिव में होगा। उसके लिए क्वेश्चन पूछा 0.43। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑनेस्टली काफी लार्ज वर्किंग करनी थी, ये सही बात है। इसमें आपको के का पहले टोटल यहां पर निकालते तो की वैल्यू निकलती 0.11, और 0.11 जब यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो 0.11 आएगी। जब यहां पर वैल्यू रखेंगे
तो वो टोटल मिला करके इनको सबको टोटल करेंगे तो 0.3 समथिंग आएगी, और जब यहां जाएंगे तो 0.6 समथिंग हो जाएगी वो टोटल, क्योंकि ऐड होता जाएगा। तो जब 0.6 हो जाएगी तो अपने को क्या अंडरस्टैंड करना है, मीडियन का होता है 0.5 से, और जस्ट हायर में चले जाते हैं हम। जस्ट हायर क्या बनेगा इसका, ये वाला बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि मीडियन कहां देखा जाता है, एक्स में देखा जाता है, तो आंसर आपके पास 2 बन जाएगा। फिर यहां पर ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इन्होंने बहुत सारी ई की वैल्यू दी कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन किसके लिए पूछा है, क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट द एग्जैक्टली 2 के लिए, मतलब P2 पूछा है। P2 पूछा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, e की पावर माइनस m, m का स्क्वायर फैक्टोरियल 2। अब e की पावर माइनस m, m की जगह कितना आना 3, मतलब आपको ये वाला यूज करना था, और उसको यूज करते ही आपका फॉर्मूला, क्वेश्चन जैसे ही फॉर्मूले में वैल्यू जाएगी आपका आंसर आ जाएगा, आंसर इज ए। फिर देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन कितना शानदार है, n दिया है, p दिया है, और आपको ध्यान हो यहां पर वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, वेरिएंस का फॉर्मूला बनेगा npq, ये तीनों चीजें आपके पास आ जाएगी। तो आप देखिए n कितना है 20, p आपके पास है 0.3, q आपके पास है 0.7, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा 4.2। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद करो, क्लासरूम्स में टाइम हम लोगों ने एक बात पर बहुत जोर दिया था, हमने कहा था कि आपको हर क्लास को अटेंड करना है, और हर क्लास को अटेंड करते हुए आपको क्या करना है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, जो भी आता है वो देख लीजिए, चैप्टर स्ट्रेटजी बना करके जाइए, आगे की वर्किंग करिए। और जिन बच्चों ने ऐसा किया उन सबको पता है कि आज बहुत सारे क्वेश्चंस उनको मिले होंगे, और आई होप बाकी सब स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छा ही किया है। यस, उसके बाद ध्यान से देखो, यहां पर उन्होंने एक्स वाई की बजाय उन्होंने क्या यूज किया, एक यू और वी की जगह क्या यूज कर दिया, एम और एन यूज कर दिया। तो जनरली हमारे पास सारे एग्जांपल मॉड्यूल में वाई ऑन एक्स के ही हैं, वही क्वेश्चन पूछा है। फॉर्मूला क्या बनेगा, बी वाई एक्स बराबर क्यू अपॉन पी बी एन एम, बात समझ में आई, वी यू की जगह क्या हो जाएगा, एन एम हो जाएगा, वाई ऑन वी ऑन यू की बजाय एन ऑन एम है, तो आपको इसको सॉल्व करना था, आंसर आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा। फिर देखिए अगर एक ग्रेटर है तो दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा लेस होना चाहिए, मतलब लेस का कोई आया नहीं है इसमें, तो कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, वो एक से बड़ा नहीं होना चाहिए, उसने लेस की बजाय क्या कर दिया, एक से बड़ा नहीं होना चाहिए, उसका मतलब यही जाता है कि वो लेस की बात कर रहा है यहां पर। फिर ध्यान से देखिए, ये दो क्वेश्चन बड़े मजेदार आए, और दोनों किससे आए, रैंक्स मेथड से निकल करके आए। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, यहां पर डी स्क्वायर पूछा है, आर दे दिया, एन दे दिया, सिंपल फॉर्मूले पर जाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 33। फिर ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस बार क्या किया, फॉर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स मार्क्स आर फाउंड टू बी 60, which is 120 times the value of rank correlation। मतलब जो आपने 1 माइनस 6 डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1 लिखा, आप सीधा सीधा उसको आर मान रहे तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 से कर दीजिए, और डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास इक्वल रखी हुई है, उसके बराबर ले जाइए, आपके पास एन की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको यूज करना था। इफ टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है चूंकि हायर हायर से, लोअर लोअर से, इंक्रीज इंक्रीज से, डिक्रीज डिक्रीज से, तो कौन सा है ये, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशंस। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं। विच सैम्पलिंग टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब यहां पर एक बात अपने को समझनी पड़ेगी, वैसे तो अपन इंडेक्स नंबर के डेटा जो, क्योंकि टाइम सीरीज डेटा ले रहे हैं, तो टाइम सीरीज डेटा हमें कहां से लेने पड़ते हैं, क्वार्टर सैंपलिंग से लेने पड़ते हैं, तो यहां पर आंसर्स की पॉसिबिलिटी यहां पर है। लेकिन चूंकि सैंपलिंग का बेस्ट मेथड कौन सा होता है, वो रैंडम होता है, वो रैंडम होता है, तो अपने पास यहां पर चॉइसेस बनती हुई दिखाई देगी। और चूंकि इस तरह के क्वेश्चंस मॉड्यूल में नहीं होते, तो आपके पास देखते हैं वो किस आंसर्स के साथ जाता है, तो हो सकता है यहां पर भी ड्यूअल आंसर्स का बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे। और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल है, सिंपल मतलब आपके पास इंडेक्स के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कहां से कहां तक, 125 से 196, तो क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड हमने क्लास में बताया था, 1 से 1/96 अपॉन 125, और फिर 25,000 से आप इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 39,000 समथिंग आएगा, और माइनस करेंगे तो आपके पास 1950, तो 1950 आपके पास आंसर निकल करके आ जाएगा। फिर परचेज पावर का क्वेश्चन आ रहा है, परचेज पावर के क्वेश्चंस में क्या करना है, 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स, क्योंकि वो पैसे के अंदर पूछ रहा है, पॉइंटेड आएगा, उसको पैसे में कन्वर्ट करना है तो आपको इनटू 100 करना पड़ेगा, 13.3 आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद 2 इंडाइसेस, देखिए 2 इंडाइसेस की बात कर रहा है, पूरा कंटिन्यूस नहीं बोल रहा है, आप करंट ऑन बेस और बेस ऑन करंट बोला है,
मतलब P01 इंटू P10 की बात कर रहा है, टाइम रिवर्सल आपके पास आंसर बन जाएगा। फिर ध्यान से देखिए, आपके पास यहां पर फाइनल 51 लास्ट क्वेश्चन चल रहा है हमारा, उसमें क्या बोला है, देन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। आपको पता होना चाहिए लिविंग इंडेक्स किसके बराबर होता है, लेस पायर इंडेक्स के बराबर होता है, और लेस पायर का फॉर्मूला क्या बनता है, P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू 100। दैट्स इट। आप उस क्वेश्चन पे जाइए, आप फॉर्मूला रख दीजिए, आपका कैलकुलेशन परफेक्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये। तो आई होप आपके पास पास होने से लेकर हायर मार्क्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें मिली है, और बहुत मजेदार पेपर है स्टैट्स का। और स्टैट्स में आई थिंक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट डे से हम बोलते हैं कि 40 में से 32 और उससे हायर मार्क्स पर जा सकते हैं, मतलब जा सकते हैं। और सैम्पलिंग में याद करो, हम लोगों ने क्लासरूम में क्यों कहा था कि आपको लाइन टू लाइन रीड करना है, खाली पीछे लिखे हुए क्वेश्चंस नहीं आते, तो वो सब आपने देखे होंगे। फिर भी आपको पैनिक नहीं करना है, आप अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए, और नेक्स्ट पेपर की तैयारी करते हुए उसके बाद में हम इन सब डिस्कशंस पे काम करेंगे। आई होप आप सबके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, और हम सब बहुत जल्दी इंटर में, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंटर के बैचेज जैसे ही अपना फाउंडेशन का एग्जाम कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद सारे के सारे नेक्स्ट 2-3 डेज में स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम वहां पर मिलने वाले हैं, और डेफिनेटली हमारे रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।